गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं संजय कुमार। आज हम हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य और संगम युग टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे और यह डिस्कशन जो है आपको टेस्ट और डिस्कशन के रूप में उपलब्ध है और यह जो है बीपीएससी, दरोगा, सीडीएस, एनडीए के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो भी जीएस इम्पॉर्टेंट एग्जाम है उसमें मौर्य साम्राज्य और संगम काल से जो भी प्रश्न होगा वो इससे अलग नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। इसका डिस्कशन ध्यान से आप समझेंगे। इसके अलावा हमने हिस्ट्री में टोटल चैप्टर को डिस्कशन उपलब्ध कराया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, प्राग इतिहास काल, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, संगम युग, यही आपका चैप्टर इसमें है। इसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तुर्क आगमन, दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय राज्य, भक्ति काल, मराठा काल, मराठा सिख, भारत में यूरोपीय का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण अधिनियम, कला संस्कृति, विश्व इतिहास और कथन कारण। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं, ध्यान में रखना है। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। तो ध्यान में रखना है, महावामसा जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें अशोक का जानकारी मिलता है, ध्यान में रखेंगे। विनय पिटक, सुत पिटक जो है ये त्रिपिटक का अंग है बौद्ध धर्म का संबंधित, और अभिधम पिटक भी त्रिपिटक का ही ये अंग है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पहला का डी। नेक्स्ट, मणिमेकलई का लेखक कौन है? तो मणिमेकलई का जो लेखक है, आप जानते हैं कि मणिमेकलई जो है ये तमिल ग्रंथ है, तमिल भाषा का ग्रंथ है, और ऑलरेडी इसका जो लेखक है वो शीतलय सतनार होगा। इसका उत्तर क्या होगा? शीतलय सतनार, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखेंगे। जबकि कोवलन क्या है? ये नायक है, ये नायक है, और ऑलरेडी इस पर भी पुस्तक लिखी गई है। किसमें? मणिमेकलई का जो नायक है वो कौन है? ये कोवलन है, और ऑलरेडी नायिका कौन है? माधवी है, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इलंगो अडिगल क्या है? इलंगो अडिगल जो है ये लेखक है, लेकिन इसका पुस्तक जो क्या है? शिलपद्दिकारम। क्या है? शिलपद्दिकारम इसका पुस्तक का लेखक है। जबकि मणिमेकलई का जो लेखक है वो शीतलय सतनार है, शीतलय सतनार, ध्यान में रखेंगे। ये तमिल ग्रंथ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो ग्रंथ है मणिमेकलई, ये एक प्रकार से ऑलरेडी लव अफेयर पर आधारित है, जिसमें कोवलन और माधवी है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस किसे कहा? तो आप जानते हो कि यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस प्लस एंड्रोकोटस किसको बोला? तो ये बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को, ध्यान में रखना है। किसको बोला है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑलरेडी जस्टिन ने बोला है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इसी के नाम से बाद में जाना गया कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो है कोई और नहीं बल्कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम है, ये ध्यान में रखना है। तो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तीनों एक है, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। उत्तर हो जाएगा 3 का 1। नेक्स्ट, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम में किस नदी की स्तुति मिलती है? तो 5वीं सदी में ऑलरेडी जो शिलपद्दिकारम है, इस पुस्तक में एक नदी की जानकारी मिलती है, और वो नदी है कावेरी नदी, ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी? कावेरी नदी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। शिलपद्दिकारम एक ऐसा पुस्तक है जिसमें ऑलरेडी कोवलन और माधवी है। इसमें पात्र कौन है? कोवलन है
और माधवी है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। ऑलरेडी माधवी क्या है, ये वेश्या है और इससे प्रेम हो जाता है कोवलन का, तो यही प्रेम आधारित पुस्तक है। इसका ऑलरेडी इस पे इसका नाम जो है शिल्पधिकारम है और शिल्पधिकारम का लेखक इलंगो अडिगल। कौन लेखक है? इलंगो अडिगल। शिल्पधिकारम का लेखक कौन? इलंगो अडिगल। बीपीएससी यूपीएससी में बार बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किसे राज आदेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? तो ये जानकारी जो हमें मिलती है, स्पष्ट जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी स्पष्ट हमें मिलती है 13वें अभिलेख में। ये ध्यान में रखना है, प्रथम शिलालेख राज आदेश 13वें अभिलेख में ऑलरेडी ये जानकारी मिलती है कि अशोक का संबंध बौद्ध धर्म से था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 के ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, घमेखू स्तूप। धामेक या घमेखू इसको बोलते हैं। यह स्तूप भारत के किस शहर में है? तो ये ऑलरेडी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, ये ध्यान में रखना है। और ये कैसा है? बेलनाकार है। ये कैसा है? बेलनाकार है, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट। कैसा है? बेलनाकार है। नेक्स्ट 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। प्योर ए ऑलरेडी ये राजनीतिक व्यवस्था का ये विषय है, ये ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से ऑलरेडी राजनीतिक शासनकाल की जानकारी मिलती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। इसलिए इसमें कौन सही है? तो पहला जो है बिल्कुल सही और दूसरा भी जो है बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी सी। पहला के साथ का हो जाएगा सी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 8वां, कलिंग युद्ध का विवरण की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध का विवरण की जानकारी 13वें शिलालेख में मिलता है। और यह 13वें शिलालेख जो है ये ऑलरेडी राज्य अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो ऑलरेडी जो भी राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 269 BC में। तो कहता है कि 8वें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध हुआ था कब? 261 BC में, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट 9वां जो है वो राजा अशोक के राजादेश सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? अर्थात इसको किसने पढ़ा था? बड़ा इम्पॉर्टेंट। इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और ये पढ़ा था कब? ये पढ़ा था आपको 1837 में। कब पढ़ा? 1837 में। जबकि इसका खोज किसने किया था? 1750 में खोज किया था। किसने? पैनथेलर ने खोज किया था। किसने किया था? पैनथेलर ने, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा 9 का बी। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है आपको कि रुमेंदेई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धर्म संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। रुमेंदेई पर धर्म का जानकारी जो है ऑलरेडी नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। और रुमेंदेई अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है जो नेपाल की तराई में मिला है, ये ब्राह्मी में लिखा हुआ है। इससे जानकारी मिलता है कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में ऑलरेडी अशोक यहाँ पर भ्रमण करने के लिए लुम्बिनी आया था, ये ध्यान में रखेंगे। आया था और इसने टैक्स माफ किया था,
ये भी ध्यान में रखना है। 1/6 से यहाँ क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था, माफ नहीं किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। 1/6 से 1/8 कर दिया था टैक्स, यानी कर को कम कर दिया था। तो ऑलरेडी पहला जो है आपका गलत हो गया। दूसरा, निगली सागर शिलालेख अशोक के कौन गन्नम स्तूप की यात्रा किए जाने का उल्लेख मिलता है, और ये बिल्कुल सही है। निगलीवा जो है ये भी नेपाल की तराई में है, ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा बी। 10वां का क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 सही है। 11, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित अभिलेखों में ऑलरेडी अशोक का नाम का जो उल्लेख है वो ऑलरेडी गुर्जर अभिलेख में है। किस अभिलेख में है, गुर्जर अभिलेख, ये ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा 11 का ए। 12, निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन नहीं आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ये भी बार बार पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी इस समय हम देखते हैं कि कार्टियस आया था और डियोडोरस भी आया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। एरियंस भी आया था, जस्टिन आया, प्लूटार्क आया, नियास्कर आया, अनेसिक्रिटस आया, ये भी आया, ये भी ध्यान में रखने हैं। अरिस्टोबुलस आया, नियार्कस आया, ये तीनों तो ये भी किया था। इसके अलावे कार्टियस आया था, इसके अलावे डियोडोरस आया था, इसके बाद अलावे एरियन आया था, इसके अलावे जस्टिन आया था, इसके अलावे प्लूटार्क आया था। इसमें डायमेकस का नाम नहीं है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 12 का क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे। दक्षिण भारत में पोलीगर किसे कहा जाता था, ध्यान में रखना है। तो दक्षिण भारत में जो पोलीगर कहा जाता था वो साधारण जमींदार होता था, ध्यान में रखेंगे। उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, तोलकापियम किसका नाम है। तोलकापियम किसका नाम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है, ये ध्यान में रखना है। और इसके पहले हमने बताया था ऑलरेडी तोलकाप्यम के बारे में, तोलकापियर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। और तोलकाप्यम का लेखक जो है कौन, तोलकापियर, PIER इसमें लग जाएगा, ध्यान में रखेंगे। तोलकापियर, पियर और ये PM है, ध्यान में रखना है। तो पियर हो जाएगा लेखक और PM हो जाएगा पुस्तक। उत्तर हो जाएगा बी, 14 का बी। नेक्स्ट 15, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो एकदम क्लियर है और इसके बारे में बराबर कहा जाता है कि ये राजनीतिक प्रणाली पर अपना विचार प्रकट करता है। तो राजनीतिक शासन प्रणाली पर ये चर्चा करता है, इसका संबंध अर्थशास्त्र से कम, राजनीति से ज़्यादा है। उत्तर हो जाएगा डी। 15 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट 16, अशोक या शिलालेख के बारे में कुछ बताइए। तो ऑलरेडी पहला क्या है, प्रमुख शिलालेख 13वां अशोक के कलिंग अभियान की चर्चा करता है, बिल्कुल सही है। तो 16 का 1 क्या है, ये सही है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला बिल्कुल सही, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अशोक का 10वां अभिलेख लुम्बिनी की यात्रा की चर्चा करता है, ये गलत है। अभी मैंने बताया ये रुमिंदेई अभिलेख इसकी जानकारी प्रकट करता है। अशोक के 12वें अभिलेख में एक वर्ग अधिकारियों धम्म महामात्रों को ऑलरेडी निर्देश देता है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें सर्वधर्म संभाव की चर्चा है। अशोक 12 प्रथम प्रमुख शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने की बात की गई है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा उत्तर सही हो जाएगा और 16 का क्या हो जाएगा, बी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो है कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा में कौन सी एक समानता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था। तो ये वही स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ वैशाली में,
तीसरा हुआ पाटलिपुत्रा में, और 14 कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है? मौर्य काल में सीता का मतलब क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% इनकम इससे प्राप्त होता था। ध्यान में रखेंगे, राजकीय भूमि से प्राप्त आय 10% होता था। जो आपका उत्पाद है उसका 10% आपको देना होगा। इसके अलावा सीता उसको भी कहा जाता है जो खेत में जो हल आकृति, जैसे हल चलता है तो ये आकृति बन जाती है, तो इस आकृति को क्या कहते हैं? सीता। ध्यान में रखना है। तो आकृति और प्लस आपका राजकीय भूमि से आय, इसका उत्तर दोनों होगा। इसमें क्या होगा? 18 का सी, जो ऑप्शन रहेगा उत्तर होगा। 19 नंबर कहता है मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी जो है वो ऑलरेडी के अशोक के लेख किसमें लिखा हुआ है? अर्थात मानसेहरा शाहबाज गढ़ी में ऑलरेडी किस भाषा और किस लिपि में लिखा हुआ है? तो मानसेहरा शाहबाज गढ़ी ये दोनों जो है पाकिस्तान में है, ये ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी ये प्राकृत भाषा में लिखा है और खरोष्टी लिपि में ये है, ध्यान में रखना है। 19 का ए। नेक्स्ट 20, मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उपयोग किया जाता था, इसका उत्तर हो जाएगा आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है, चांदी हो जाएगा और तांबा हो जाएगा। विशेष करके यही सिक्के जारी किए जाते थे, चांदी तांबा। ध्यान में रखना है। जिसका क्या नाम था? करसापन, पन, धरन। क्या था? करसापन, करसापन, पन और धरन। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा ये किस काल का सिक्का है? तो ये मौर्यकालीन सिक्का है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो तुर्मै उस समय का जो राजा था वो ऑलरेडी मिस्र का राजा था। ध्यान में रखना है। कौन? मिस्र का राजा था उस समय। ध्यान में रखेंगे, मिस्र की सभ्यता में जो राजा था उस समय कौन? तुर्मै था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित था? मतलब ये जो है ये पश्चिमी हमारा तट हुआ, तो इस समय संगम पर कौन सा बंदरगाह था जो पश्चिमी तट पर स्थित था? तो पश्चिमी तट आप जानते हो ये केरल हो गया, ये चेर के अधीन था। और इस समय जो बंदरगाह था कौन? मुसुरी था और तोंडी था। तो उत्तर हो जाएगा क्या? 3 और 4। ध्यान में रखेंगे। 22 का हो गया सी। नेक्स्ट 23 नंबर, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से भारत में मौर्य वंश का स्थापना किया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाटलिपुत्रा की राजधानी, पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्रा जो है ऑलरेडी ये राजधानी जो है किसकी थी? मौर्य शासन की राजधानी थी। ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ऑलरेडी बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित किया है वो 305 बीसी में किया है। 305 बीसी में किया है। ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो ग्रीक लेखक प्लूटार्क है। कौन? प्लूटार्क। ध्यान में रखेंगे, कौन? प्लूटार्क लेखक जो है वो इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है।
कि उस समय ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितना सेना था? 6 लाख सेना। कितना सेना? 6 लाख सेना, ध्यान में रखेंगे। और इसने क्या किया? संपूर्ण भारत को रौंद दिया और 24 वर्षों तक शासन किया है, और इसी का नाम सिंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है। किसका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सिंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है। 305 BC में इसने सेल्यूकस को पूरी तरह ऑलरेडी पराजित किया है। नेक्स्ट 26, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक के पहली बार जीता? मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है? तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और ये बार बार क्वेश्चन किया गया ऑलरेडी, और इसको जीता है पहली बार कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जीता है। कौन जीता है? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में ऑलरेडी जो जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र कौटिल्य में मिलता है, इंडिका मेघार्चे में मिलेगा, मुद्राध्यक्ष विशाखादत्त में मिलेगा, उपयुक्त सभी में मिलेगा। उत्तर हो जाएगा डी, 27 का डी। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था और कौटिल्य था। उत्तर हो जाएगा बी, 28 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इटली का था ऑलरेडी। कौन था? इटली का मैकियावेली था, और इसने एक पुस्तक लिखा था द प्रिंस। और द प्रिंस प्योर एकदम पॉलिटिकल सिचुएशन पर लिखा हुआ पुस्तक है, राजनीतिक चिंतन इसमें है, ध्यान में रखेंगे। इसका तुलना किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, क्योंकि भी राजनीति पर लिखा गया पुस्तक है। तो कौटिल्य, मैकियावेली, अर्थशास्त्र, प्रिंस, ध्यान में रखेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो कौन? कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया। और ये समकालीन किसका है? ये समकालीन जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसी के सहयोग से ऑलरेडी ये शासन बना है। इंडिका मूलतः किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मेघासन के द्वारा लिखा गया है, और परवर्ती लेखक के द्वारा ये जानकारी मिलती है। इसका मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। उत्तर हो जाएगा 31 का सी। नेक्स्ट 32, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन? मुद्रा राक्षस का जो लेखक है, ध्यान में रखेंगे, वो विशाखादत्त है। कौन है? विशाखादत्त। इसका एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस प्लस देवी चंद्रगुप्तम दोनों इसी का पुस्तक है, विशाखादत्त का, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये संस्कृत में एक प्रकार से नाटक है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत में, ध्यान में रखना है। और ये ऑलरेडी 4वीं सदी में लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें चाणक्य की राजनीतिक सफलता की चर्चा करता है। किसका चर्चा करता है? चाणक्य की राजनीतिक सफलता की चर्चा करता है। उत्तर हो जाएगा 32 का बी। नेक्स्ट, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो अभी हमने बताया कि ऑलरेडी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के ऑलरेडी चर्चा करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, और ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारी के दूर संधियों के बारे में ये विशेष जानकारी उपलब्ध करा। तो उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 34, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। तो ये तो बेहद प्रचलित है, और ये बार बार क्वेश्चन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में गया और ऑलरेडी अपना प्राण त्यागा है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। जीवन का अंतिम दिन में ये जैन धर्म को अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद जो है वो ऑलरेडी अश्वघोष की रचना है, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी इसके बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है? ज़बरदस्त जानकारी मिलती है।
इसके बारे में, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। उस समय उज्जैन में वो गवर्नर के रूप में काम कर रहा था और उसको तक्षशिला, ऑलरेडी इसके पहले सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को। वहाँ 2 बार विद्रोह हुआ था। तो पहले पूछेगा किसको भेजा? तो सुसीम को। और दूसरा बार किसको भेजा? तो अशोक को। ध्यान में रखना है ना। और बिंदुसार के बारे में ही कहा जाता है ये पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बिंदुसार बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासनकाल कब से कब तक का है? तो अशोक का जो शासनकाल है, राज्याभिषेक किया है 269 से लेकर 232 तक शासन किया है। उत्तर हो जाएगा सी। 37 का क्या हो जाएगा? सी। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 38 किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म का स्थापना किया? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म का स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। और यही धम्म की नीति है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इस सिद्धांतों का पालन जो है प्रशासनिक नीति में उसने किया। और ऑलरेडी यह जो धर्म है विभिन्न परंपराओं से लिया गया सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि ये बौद्ध धर्म से लिया गया, ये ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म से नहीं लिया गया अशोक का धम्म नीति, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। उत्तर हो जाएगा ए, 38 का ए। नेक्स्ट 39 महान अशोक ऑलरेडी किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश का शासक, कल्याणकारी शासक था। 269 से लेकर 232 बीसी तक शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जन संपर्क को बढ़ावा किसने दिया था? तो अशोक ने बढ़ावा दिया था। क्या कहता है कि जब मैं सैन्य कक्ष में हूँ तो जन शिकायत हमें पहुँचाया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट। 41 अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो एकदम वो कड़कड़ा दिया था, ध्यान में रखना है, एकदम वो कड़कड़ा दिया था। और इसके बाद वो क्या करना चाह रहा था कि ऑलरेडी हम पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर लें। विश्व विजय का सपना था उसके अंदर, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन वो नहीं कर सका। ऑलरेडी ध्यान में रखना है, भारी रक्तपात को देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया है ना, और उसका प्रसार किया है, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी ये किया है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। इसने क्या किया कि विश्व विजय की बात कहा जाता है। विश्व विजय का मतलब क्या? धम्म नीति के माध्यम से लोगों के दिलों का विजय करना। उत्तर हो जाएगा बी, 41 का हो जाएगा बी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सांची जो है ऑलरेडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची जो है वो प्रसिद्ध किसके लिए? तो सांची का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर बौद्ध स्तूप बनाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ध्यान में रखना है। बौद्ध स्तूप बनाया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। स्तूप ऑलरेडी यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को ऑलरेडी दफनाया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर क्या हो जाएगा? स्तूप के लिए, ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान में रखना है। जबकि इसका सीढ़ी और जंगला जो बनाया है पुष्यमित्र शुंग ने बनाया है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 43 सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ऑलरेडी अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट 44 नंबर अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिसमें 44 राजज्ञों का ऑलरेडी वर्णन मिलता है। यह शिलालेख और किस भाषा में उपलब्ध है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्राकृत भाषा में उपलब्ध है और ये ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर हो जाएगा ए, 44 का ए। 45 अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिन नाम से उल्लेख हुआ है वो क्या है? तो वो ऑलरेडी कि अपने को क्या कहता है? अपने को वो स्पष्ट कहता है कि मैं प्रियदर्शी हूँ, है ना।
प्रियदर्शिम, है ना, अशोका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रियदर्शी अपने को कहता है। नेक्स्ट पॉइंट 46 कहता है कि प्रमुख शिलालेखों में किस शिलालेख पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म महामात्रों का उल्लेख किया है। तो इसमें पंचम शिलालेख में चर्चा किया है धर्म महामात्रों का नियुक्ति और धर्म नैतिकता का प्रसार ऑलरेडी की बात करता है। ठीक है, द्वितीय अभिलेख की बात किया जाए तो ऑलरेडी मनुष्य पशु के बारे में चिकित्सा की बात करता है, औषधि की बात करता है, छायादार पौधे और पानी की व्यवस्था की बात करता है। किसमें? दूसरे अभिलेख में करता है। तीसरा में क्या करता है? राजकीय पदाधिकारी को आदेश देता है कि प्रति 5 वर्ष बाद बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, ध्यान में रखना है। चतुर्थ अभिलेख में क्या है? ऑलरेडी राजकीय आदेश है और ऑलरेडी इसमें नैतिकता और दया पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो एकदम क्लियर है, पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। सब जगह है लेकिन यहाँ नहीं है। 47 जो है मिलाना है, मिला लीजिए। किसका कौन उपनाम है? तो प्रियदर्शी हो गया अशोक, सेंड्रोकोटस हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त हो गया चाणक्य, अमित्रघात हो गया बिंदुसार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 48 का सी। नेक्स्ट पॉइंट 49, मृच्छकटिकम का लेखक कौन? तो ऑलरेडी शूद्रक, बिल्कुल सही है। बुद्धचरित का लेखक कौन? तो बुद्धचरित का लेखक वसुबंधु नहीं, अश्वघोष है, ये गलत है। मुद्रा राक्षस का विशाखा दत्त, हर्षचरित का बाणभट्ट। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आया है। बिल्कुल आया है, ऑलरेडी तो आया है। तो कब आया है, कैसे आया है? तो पहले आया मेघासनीज, उसके बाद आया फाहियान, और उसके बाद आया ह्वेनसांग, और उसके बाद आया एत्सिंग। उत्तर हो जाएगा बी, ध्यान में रखेंगे। 50 क्लियर हो गया। नेक्स्ट 51 मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है, ध्यान में रखेंगे। तो मौर्य नरेश क्या करता था? तो वो संस्कृति, कला, साहित्य को प्रचार प्रसार करा, बिल्कुल सही है। प्रांतीय विभाजन ऑलरेडी किया है, बिल्कुल सही है। हिंदू कुश साम्राज्य किया, बिल्कुल सही है। सोने की सिक्के की विशेष जानकारी नहीं मिलती है, ए सी डी, उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारतीय साहित्य कृतियों के संदर्भ में दीघ निकाय क्या है? तो दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान में रखना है। दीघ निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, पाली भाषा में एक बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, ध्यान में रखेंगे। सुत्त पिटक का ये हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? बड़ा इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। पहला, उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगा, तो इसका कोई कारण नहीं था। उत्तराधिकारी आयोग था, बिल्कुल सही है। आर्थिक दशा खराब थी, बिल्कुल सही है। अशोक की नीतियों के प्रति ब्राह्मण विद्रोह में था, इसलिए तो उसका अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया। उत्तर हो जाएगा ए, 53 का ए। नेक्स्ट 54, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? तो बिल्कुल क्लियर है, चोल, चेर, पांडे, है ना, ये सभी हुआ था। उत्तर हो जाएगा डी। 55 है, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन? तो चोल वंश का जो प्रमुख केंद्र था इस समय और बड़ा फेमस था, ये ध्यान में रखना है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, गलती मत कीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका जवाब दीजिए आप, क्या होगा? तो तंजौर होगा। तंजौर इसका जवाब होगा। चोल आप जानते हो 2 बार आया। पहला बार में जो आया दक्षिण भारत का चोल, पहला संगम काल वाला, वो करिकाल उसका राजा था, ध्यान में रखेंगे। 270 बीसी के आसपास है, मैंने 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में चर्चा। बेनी युद्ध को लेकर काफ़ी चर्चा में है ये। अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी मिलती है। इसका चिन्ह क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ, ध्यान में रखना है। इसका राजधानी कहाँ था? उरैयूर और तंजौर, 2 राजधानी, उरैयूर और तंजौर, ध्यान में रखेंगे। उत्तर हो जाएगा बी, 55 का बी। नेक्स्ट 56, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? 56, पांड्य वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो मदुरै था। कौन था? मदुरै, ध्यान में रखेंगे। और ये मोती के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती के लिए प्रसिद्ध था और वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? मोती के लिए और वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, ये ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? कोरकई। कहाँ? कोरकई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पांड्य वंश का केंद्र ऑलरेडी ये क्लियर हो गया। संतामन संगमकालीन देवता, किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू किया? अर्थात संगमकालीन देवता की बात करता है तो मुरुगन का मतलब ऑलरेडी वहाँ पर कृष्ण के समान है, ध्यान में रखना है, मुरुगन। चलिए, भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने तैयार किया था? किसने आरंभ किया? तो आरंभ किसने किया? कनिष्क ने किया है। जो रोम और चैन के बीच में सिल्क मार्ग था तो उस पर ऑलरेडी यहाँ पर किसका कब्जा था? तो कनिष्क का कब्जा था, ध्यान में रखेंगे। इसका एक रूट दक्षिण भारत की ओर कुछ किया था कनिष्क के काल में, ये ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई कितना? तो 6500 किलोमीटर था। और हान वंश के काल में कहा जाता है, चीन के हान वंश के काल में इस मार्ग से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी का बर्तन, रेशम, चाय और चीनी मिट्टी का बर्तन का निर्यात आयात होता था। चलिए नेक्स्ट 59, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59 जो है वो मौर्यकालीन जो है, हाँ 59 जो है आपका मौर्यकालीन व्यापारिक गतिविधि के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो है आपका राज्य की ओर से व्यापारी को सुरक्षा प्रबंध किया जाता था, बिल्कुल सही है। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग अधिक व्यापार होता था, बिल्कुल सही है। जल मार्ग से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार चीन के साथ होता था, ये गलत है। स्थल मार्ग से तक्षशिला से भारत का व्यापार काबुल, बैक्ट्रिया, पश्चिमी देश होता था, बिल्कुल सही। 59 का 1, 2, 4। नेक्स्ट, अशोक के धम्म में निम्न में से किस तत्वों को निषेध किया गया है? तो अशोक के धम्म में निम्न तत्वों को निषेध किया गया है, वो कौन है? वो ऑलरेडी अशोक का धम्म क्या कहता है? अशोक का धम्म ये कहता है कि ऑलरेडी सद्व्यवहार, सद्भावना, संयम, विनम्रता की बात करता है। लेकिन कहता है उग्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये 5 को निषेध करता, उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 61, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में क्या जानकारी है और कौन सा असत्य है? मतलब 3 गो सत्य है और 1 असत्य है, इसको ढूंढना है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मौर्य काल में स्त्री क्या है? स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, ऑलरेडी ये बिल्कुल सही है। स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार ऑलरेडी प्राप्त था, बिल्कुल सही है। स्त्रियों की पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी, नियोग प्रथा प्रचलित था, बिल्कुल सही है। तो तीनों तो सही है, एक भी गलत नहीं है। चलिए उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, संगम काल में विदेश व्यापार विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना गया है? तो संगम काल में आप जानते हो कि व्यापार उस समय ज़बरदस्त प्रचलन में था और अरब, मिस्र, रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक होता था।
उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन स्थान एक कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ महत्वपूर्ण सीमा शुल्क केंद्र भी था? तो ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी पुहार। ऑलरेडी ये बंदरगाह जो है कावेरी तट पर है। लंका युद्धबंदी से यहाँ पर किला बनवाया गया था, ये भी ध्यान में रखना है, पुहार में है ना, कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट 64 जो है, संगम काल में भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की प्रमुख वस्तु क्या क्या थी? ऑलरेडी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ऑलरेडी निर्यात क्या किया जाता था? सोना चांदी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सालभंजिका शब्द का उपयोग किस लिए किया गया है? तो एक प्रकार से नृत्य है, ये त्रिभंगी नृत्य है, ध्यान में रखेंगे, बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बौद्ध स्तूपों के स्तंभों पर वृक्षों के नीचे शाखाओं को पकड़कर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्री की मूर्ति, यही है सालभंजिका। उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 66, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किससे की जाती है? अभी मैंने बताया, मुर्गुन देवता के साथ। नेक्स्ट, संगमकालीन प्रमुख 3 शक्ति चोल चेर पांडे के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो उपजाऊ नदी तट वाला भूभाग को नियंत्रण करना चाहता था, उत्तर ही था ऑलरेडी 67 का बी। संगम काल में मंत्रियों को निम्न में से क्या नाम पुकारा जाता था? तो मंत्रियों को अमैचार कहा गया है। क्या कहा गया है? अमैचार, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पुरोहित को क्या कहा गया? पुरोहितार, पुरोहितार कहा गया। और गुप्तचर को क्या कहा गया? जो गुप्तचर था वो ओर्रार। चलिए नेक्स्ट 69 जो है, संगमकालीन शासन का करिकाल का संबंध किससे है? तो अभी मैंने बताया, करिकाल का जो संबंध है मैंने अभी बताया था, पूरा क्लियर। इसका उत्तर हो जाएगा चोल। अशोक के अभिलेखों में निम्न से कौन सा पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? तो अमात्य का उल्लेख मिलता है, धर्म महामात्र राजयोग तीनों मिलता है, पुरोहित की जानकारी नहीं मिलती। उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह स्रोत बताते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशी शासक घनानंद की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की, ये किस स्रोत से ये जानकारी मिलता है? पुराण से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ, मुद्रा, रक्षस और शास्त्री, चारों से मिलता है। उत्तर हो जाएगा ए, 71 का ए। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच युद्ध के उपरांत संधि हुई, उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑलरेडी इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, आर्यकोशिया, जेडकोशिया ये सारा प्रदेश दे दिया, बिल्कुल सही। संधि के परिणामस्वरूप हिंदुकुश, मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच सीमा हो गया, बिल्कुल सही। संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, बिल्कुल सही। बाद में आरोप लगा कि हेलेना ऑलरेडी गुप्तचर का काम करती है मौर्य काल में, जो सही नहीं था। उत्तर हो जाएगा डी। तो 72 का क्या हो गया? डी। इस प्रकार आपने क्वेश्चन को पूरा कर लिया है, लेकिन इसके अलावे कुछ और क्वेश्चन आपका इसमें बचा हुआ है। चलते हैं 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73, संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा है। प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? अगतियार ने किया था। किसने किया था? अगतियार ने किया था, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगतियार ने किया था ऑलरेडी, और तोलकापियम ने बारी बारी किया था, ये बिल्कुल सही है। ऑलरेडी कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। तृतीय संगम की स्थापना नकीरर ने किया था मदुरै में। तो पहला दूसरा कहाँ हुआ? मदुरै में, और दूसरा कहाँ हुआ? कपाटपुरम में, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 74, निम्न में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है? तो अशोक का हिंसा नीति, बिल्कुल सही है। अशोक का दुर्बल उत्तराधिकारी, बिल्कुल सही है।
वेदीय से आक्रमण नहीं होगा, पहले मैं बता चुका हूँ। अशोक के बौद्ध काल में ब्राह्मण असंतुष्ट था, इसलिए तो इसका अंतिम जो शासक है बृहदत्त, उसका सेनापति ब्राह्मण था, उसी ने उसको मारकर शुंग वंश का स्थापना किया है। अशोक शासक अशोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑलरेडी इसके शासनकाल में कौन सा कथन सत्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलते हैं 75 में। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले ग्वालियर एवं विदेशी विदिशा का राज्यपाल रह चुका है। विदिशा का राज्यपाल रह चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है। चलिए, उसने देवानम प्रियदर्शी का उपाधि लिया है, ठीक है। उसने कलिंग की विजय के बाद कलिंग के शासक गद्दी वापस लौटा दिया, नहीं, गलत। अशोक ने प्रशासनिक सुधारों के रूप में सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन जो है ऑलरेडी आपका इसमें उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑलरेडी केवल 4। ये ध्यान में रखना है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसा लग रहा है कि केवल 4 होगा, लेकिन इसको सही ढंग से विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि इसमें केवल इसका उत्तर 2 होगा, 75 का 2। चलिए नेक्स्ट 76 क्वेश्चन मिलाना है, मिलाइए। महामात्य क्या कहलाता था? तो महामात्य जो है वायसराय कहलाता था। कुमारा मात्य क्या होता था? कुमारा मात्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी कुमारा मात्य विभिन्न विभागों का ये होता था, विभिन्न विभाग, महत्वपूर्ण विभाग था ये। ऊपरी क्या है? तो प्रांत का ऑलरेडी ये गवर्नर है। ग्रामी क्या है? तो ग्राम का मुखिया, उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रचारकों को अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भेजा किसको था? महारक्षित, महेंद्र, सोन, दीपांकर, सबको भेजा था, उत्तर हो जाएगा सी। अशोक के कौन सा शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है? पहले मैं बता चुका हूँ 13 माह में। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले आहार का प्रमुख राजस्व प्रधान समन्वयक अपनी अधिकारिता अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारियों का प्रभारी अधिकारी किस को बनाता था? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑलरेडी चिरस्दार होगा, उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार 79 क्वेश्चन समाप्त होता है। दैट्स ऑल। जय हिंद। और इसी के साथ हमारा ऑलरेडी टोटल समाप्त होता है। और हमने अभी तक क्या क्या कर दिया? सिंधु घाटी, प्राग इतिहास, वैदिक इतिहास, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, संगम युग, अगला आएगा मौर्योत्तर काल। इसके टोटल ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।